अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स और हम यहाँ पे अकाउंटिंग देख रहे हैं। अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जो कि है डेप्रिसिएशन के हवाले से। डेप्रिसिएशन क्या होती है, इसको समझने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होती है। डेप्रिसिएशन चार्ज होती है हमारी हर तरह के फिक्स एसेट्स के ऊपर। और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स वो तमाम तर चीज़ें जो कि मोर और लेस परमानेंट इन नेचर हो। सेकेंड, यूज्ड इन बिजनेस ऑपरेशन, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजनेस के कामों के लिए। और थर्ड, उसकी कंडीशन होनी चाहिए नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यानी कि उसको हमने अपने पास इस मकसद के लिए नहीं रखा हुआ कि इसको हमने रीसेल करना है, दोबारा से इसको बेचना है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस अगर हमारी फुलफिल हो रही हैं कि मोर और लेस परमानेंट इन नेचर है, बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ हो रहा है और वो पर्पस उसका रीसेल नहीं है उसको रखने का, तो ये चीज़ हमारी फिक्स एसेट कहलाती है। फिक्स एसेट हमारे 2 तरह के होते हैं। एक हमारे होते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स और सेकंड हमारे होते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। अगर टेंजिबल फिक्स एसेट की बात की जाए तो इसके अंदर आ जाती हैं हमारे प्लांट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी, टूल्स, डिलीवरी इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हम कह सकते हैं माइंस, टिम्बर, ट्रैक्ट्स या ऑयल और गैस वेल्स। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल का मेन फ़र्क जो है वो आपको बता दिया जाए यहाँ पे कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस मौजूद होती है और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स वो तमाम तरह एसेट्स होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं होती, यानी कि फ़िज़िकली वो हमें नज़र नहीं आते। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं कॉपीराइट्स, यानी कि किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉपीराइट्स मुझे हासिल हैं, या पेटेंट्स किसी भी चीज़ के, मुख्तलिफ दवाइयों में पेटेंट्स का इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद गुडविल होती है और फिर ट्रेडमार्क्स होते हैं। ये तमाम तर हमारे इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको समझना यहाँ पे डेप्रिसिएशन के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर विच आर मोर और लेस रिक्वायर्ड ऑन बिहाफ ऑफ फिक्स एसेट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन और इंक्रीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आर कॉल्ड प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर। वो तमाम हमारे अखराजात, तमाम हमारे एक्सपेंडिचर्स जो कि कमोबेश हमें रिक्वायर होते हैं किस चीज़ के लिए? अपने फिक्स एसेट्स के लिए, ताकि हम उनको मेंटेन रख सकें या फिर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को मज़ीद बढ़ा सकें। ठीक है, 2 चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनको हम मेंटेन कर रहे हैं या फिर उसकी एफिशिएंसी को, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में हमारा जो कुछ भी खर्चा होगा वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर। अब ये 2 बातें हमने करी कि मेंटेन और इंक्रीज़ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेंटेन अ फिक्स एसेट्स in its normal good condition are considered ordinary repairs। वो तमाम तरह एक्सपेंसेस हमारे जो हम फिक्स एसेट को उसकी नॉर्मल अच्छी कंडीशन में रखने के लिए करते हैं, ठीक है, ये ऑर्डिनरी रिपेयर्स होते हैं ज़्यादातर। ये चीज़ हमारी कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि जैसा हम कोई चीज़ ख़राब हो रही है उसको मैंने थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया, उससे मेरी थोड़ी सी एसेट की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेहतर हो गई। ख़राब होने की वजह से ख़राब हो रही थी परफॉर्मेंस, अब ज़रा अच्छी नॉर्मल कंडीशन में काम करने लगा मेरा सेट। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी। तो ये नॉर्मली जो मेंटेनेंस होती है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहलाते हैं, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: इफ़ मेजर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्रीजेस द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एज वेल एज द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। ठीक है, कोई भी हमने मेजर रिपेयर करवाया, टूट फूट हो रही थी, या कोई बड़ा पैमाने पे हमने कोई चीज़ सही करवाई, या फिर हमने कोई पार्ट किसी मशीनरी का, किसी इक्विपमेंट का रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हमारे फिक्स एसेट का पार्ट हमने रिप्लेस कर दिया, और उसको रिप्लेस करने की वजह से उसकी बुक वैल्यू के अंदर इजाफा हो जाता है और उसकी कुछ यूजफुल लाइफ भी बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, बुक वैल्यू भी बढ़ रही है उसकी और उसकी यूज़फुल लाइफ भी, यानी कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगी कोई चीज़, मशीनरी हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर या इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अब अगर इनकी बात की जाए कि इनकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाती है, हमारे पास जर्नल के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हैं
और इसकी एंट्रीज होती हैं। असेट हमारा हो जाता है डेबिट, और हमने चाहे कैश में या बैंक के थ्रू या अकाउंट पेबल्स के थ्रू हमने जो कुछ भी पेमेंट करी, जो हमारे पास से चला गया, वो चीज़ हमारी हो जाती है क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाती है। कैश और बैंक अगर हमारे पास से गया तो वो कम हो गया, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और असेट की क्योंकि हमारे पास अच्छी कंडीशन में, नॉर्मल गुड कंडीशन में आ गया असेट हमारा, तो वो बढ़ गई उसकी वक़्त। ठीक है, उसकी जो वर्थ है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इस वजह से हमने असेट को डेबिट कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। दूसरी साइड पे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो वहाँ पे हम डेबिट साइड पे करते हैं एक्सपेंस, और कैश, बैंक या अकाउंट पेबल जिस तरह से भी हमने पेमेंट करी उसको हम कर देते हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम जो टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक है, वो है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, हमने फिक्स्ड एसेट्स को समझ लिया कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, इनटेंजिबल भी होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, डेप्रिसिएशन होती क्या है। अ फिक्स्ड एसेट्स हैज अ लिमिटेड लाइफ, द एलोकेशन ऑफ इट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज टर्म्ड आइदर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। हमारे पास बिजनेस में जितने भी असेट्स होते हैं उनकी कुछ एक यूज़फुल लाइफ होती है। ठीक है, एक लिमिटेड लाइफ है। जैसे मैंने अपनी टेबल चेयर ली, ठीक है, मैंने अपने कंप्यूटर के लिए टेबल चेयर ली, और उसका एक ख़ास अरसा होगा जब तक वो चलती रहेगी, बड़ी ज़बरदस्त चलेगी, फिर आहिस्ता 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 उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम हर चीज़ को, बिज़नेस के अंदर जितनी भी चीज़ें जो बिज़नेस को चलाने में मदद दे रही होती हैं, हम हर चीज़ के ऊपर कुछ उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, 3 तरीक़ों से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, उसको हम अभी आगे आपको बताते हैं कि किस किस तरह से डेप्रिसिएशन होती है, और दूसरी टर्म हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, और थर्ड टर्म होती है डिप्लीशन। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया अमोर्टाइजेशन। इट इज़ चार्ज ओवर फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स सच एज कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। अमोर्टाइजेशन हमारी चार्ज होती है कॉपीराइट्स के ऊपर और पेटेंट्स के ऊपर, और ये हमारे होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसमें गुडविल और ट्रेडमार्क्स आ जाता है, लेकिन इनके ऊपर हम अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करते। इनके ऊपर हम एक और काम करते हैं जिसको कहा जाता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि हम तमाम चीज़ों की, गुडविल की और ट्रेडमार्क की रीवैल्यूएशन करते हैं, और ये कब करनी होती है, या हम आगे के आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने अभी ये बात याद रखनी है कि अमोर्टाइजेशन चार्ज होती है कॉपीराइट्स और पेटेंट्स के ऊपर, जबकि गुडविल और ट्रेडमार्क भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लेकिन इनके ऊपर हम चार्ज करते हैं रीवैल्यूएशन, इनकी दोबारा से वर्थ मालूम की जाती है। ओके, सेकेंड हमारे पास होता है डिप्लीशन। द एग्जॉशन या फिजिकल श्रिंकेज या लेसनिंग ऑफ वेस्ट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड डिप्लीशन। ठीक है, डिप्लीट होते हैं हमारे कुछ एसेट्स। इट इज़ चार्ज ऑन द वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स सच एज ऑयल एंड मिनरल डिपॉजिट्स। हम मुख्तलिफ़ किस्म की माइंस वगैरह देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम एक लिमिटेड, बिलफर्ज आप ले लें, सॉल्ट माइन की बात कर लें। ठीक है, सॉल्ट माइन के अंदर हम सालों से नमक वहाँ से जो है माइनिंग के ज़रिए निकाले चले जा रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे पास, लेकिन वो भी आहिस्ता 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 करके कम हो रही है। ठीक है, उसमें दोबारा से चीज़ें बन नहीं रही। इसी तरीके से ऑयल या गैस वेल्स होती हैं या मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, उनकी भी एक यूज़फुल लाइफ है, यानी कि एक वक्त आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जब हमने इसका एक एस्टिमेट लगाना होता है, तो वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम एक और टर्म होती है डिप्लीशन। ये चीज़ें हमारी डिप्लीट होती हुई कहलाती हैं कि ये चीज़ें डिप्लीट हो रही हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो डिप्लीट होती हैं, तो वहाँ पे हम डिप्लीशन को चार्ज करते हैं। थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन। द कॉस्ट ऑफ परमानेंट फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स विच हैज़ बीन यूज्ड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। It is charged on permanent fixed assets such as plant and equipment, except land. अब देखिए, इसके अंदर ये हम बात कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होती है कॉस्ट ऑफ परमानेंट फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, जो हमारी कॉस्ट होगी परमानेंट फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की, उस कॉस्ट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। यानी कि हमें कॉस्ट को आप इस तरह समझ लें कि हमें कितने की वो चीज़ पड़ी। ठीक है, उसकी कीमत क्या थी, उस कीमत के ऊपर हम इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। यानी कि उसकी कीमत अगर ₹1,00,000 है
तो उसको मैं डेप्रिसिएट करती हूँ, उसकी मैं वैल्यू को कम करती हूँ। मैंने जिससे परचेज़ करी उसने मुझे बताया कि इतने अरसे तक चलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं डेप्रिशिएट करूँगी कि 1 साल में ये इसकी वैल्यू इतने से इतने हो जाएगी। ठीक है, हम सेकेंड हैंड की हम बात करते हैं ना कि हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, सेकेंड हैंड परचेज़ कर रहे हैं, वो सस्ती मिल जाती है। क्यों सस्ती मिल जाती है? क्योंकि उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो ऑलरेडी कोई यूज़ कर चुका होता है, उसकी वर्थ जो है वो कम हो चुकी होती है। जबकि कोई नई चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो वो दुगने दामों में मिलती है। ठीक है, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं हुई होती, उसको यूज़ नहीं किया गया होता। सही है। अच्छा, इसके बाद इट इज़ चार्ज ऑन परमानेंट फिक्स एसेट्स। ये हमेशा परमानेंट फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज होती है, जैसे कि प्लांट और इक्विपमेंट, इस तरह की चीज़ों के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर लैंड जो है वो शामिल नहीं होती। ठीक है, लैंड जो है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती। अच्छा, इस कोर्स के अंदर जो हम बात करेंगे वो हम बेसिकली डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन के ही हवाले से है। फ़िलहाल हम डेप्लीशन और अमोर्टाइजेशन के ऊपर नहीं जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन को किस तरह से मालूम किया जाए, उसको समझने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स फॉर पीरियोडिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सबसे पहले हमें उसमें मालूम होना चाहिए, जब भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए असेट की कॉस्ट, यानी कि हमने जो कुछ भी असेट एक्वायर किया या उसको इंस्टॉल करा, जैसे भी जो कुछ भी उसके ऊपर लागत आई हमारी, वो हमने अपने पास नोट डाउन करनी है। दिस इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ असेट एंड इंस्टॉलिंग इट इन द फैक्ट्री। ठीक है, मैं जहाँ से ख़रीद के लाई, वहाँ से ख़रीद के लाने से लेकर अपने पास इंस्टॉल करके उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितना भी मेरा ऊपर उसके ऊपर ख़र्चा हुआ, वो तमाम की तमाम चीज़ जो है मेरी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, यानी कि मैंने परचेज़ किया, वहाँ से मैंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अदा किए होंगे, फिर मैं लेके आई, मैंने कुछ लेबर चार्जेस दिए होंगे, इंस्टॉलेशन में मेरा कुछ ख़र्चा आया उस मशीन को लगाने की या प्लांट को लगाने में, वो तमाम अखराजात जो है वो मैं इसमें अपनी असेट की कॉस्ट में डालती हूँ। ठीक है, कि इतने का मुझे असेट पड़ा। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमें देखना होता है वो हमें रेजिडुअल, या इसको हम स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। ये वो वैल्यू होती है जो हम कहते हैं कि कुछ सालों बाद इसकी वर्थ इतनी रह जाएगी। ठीक है, जो हम कबाड़ कहते हैं ना, कबाड़ की कीमत पे बिकना, तो वो वाली वैल्यू। ठीक, ये क्या होती है? द अमाउंट विच कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड अपॉन रिटायरमेंट ऑफ एन एसेट, यानी कि जब मैं एसेट को ख़त्म करने लगूंगी, अपने पास से निकालने लगूंगी, तो मेरे पास इतनी वैल्यू तो मिल ही जाएगी इसकी। ठीक है, थर्ड चीज़ हमें इसमें मालूम होनी चाहिए यूज़फुल लाइफ, कि उसकी जो असेट हमारे पास है उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है। इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर एन एस्टिमेटेड टाइम फैक्टर और एस्टिमेटेड यूज़ फैक्टर। अब ये यूज़फुल लाइफ हमारी दो तरह से कैलकुलेट की जाती है, या तो हम टाइम फैक्टर को देखते हैं या फिर हम एस्टिमेटेड यूज़ फैक्टर को देखते हैं। टाइम फैक्टर मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि इसको महीनों में नापा जाता है, या फिर हम इसको ईयर्स में भी नाप सकते हैं कि इतने साल चलेगी, इतने महीने चलेगी। ठीक है, और सेकंड हमारे पास एस्टिमेटेड यूज़ फैक्टर जो है, इसको हम देखते हैं नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ सर्विस और नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। दो तरीके से नापा जाता है यूज़ फैक्टर को, कि कितने, ये ज़्यादातर जो यूज़ फैक्टर जो है हम यूज़ करते हैं मशीनरी या प्लांट इक्विपमेंट के अंदर। ठीक है, कि कितने घंटे किसी मशीन ने काम किया। ठीक है, जब हम परचेज़ करते हैं तो हमारा सेलर जो है वो हमें बताता है कि ये मशीन जो है इतने घंटों तक यूज़ की जा सकती है। सही, वो उसकी एस्टिमेटेड, यानी कि पर डे के हिसाब से आप पर डे इतना यूज़ कर सकते हैं, फिर उसको आप लगा लें, साल के कितने दिन हो जाएंगे। सही, और दूसरा होता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट या कोई प्लांट कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो कितना आउटपुट दे सकता है। उसके बाद फिर वो आउटपुट जो देगा वो ख़राब, उसमें क्वालिटी वाइज जो है वो ख़राब हो जाएगा, या वो आउटपुट देना बंद कर देगी मशीनरी। ठीक है, क्योंकि उसकी यूज़फुल लाइफ कंप्लीट हो चुकी होगी। सही, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है जब भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करेंगे। इन तीनों फैक्टर्स का हमें अच्छी तरीके से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के हवाले से, क्योंकि अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन मालूम की जाती है, और उससे पहले कि किस तरह से असेट की कॉस्ट मालूम की जाती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा असेट की कॉस्ट के ऊपर ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और फिर इसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कि डेप्रिसिएशन मालूम करने की कुछ मुख्तलिफ मेथड्स हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, उनसे किस किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को मालूम कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्स के हवाले से हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्स के हवाले से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब देखने के लिए आप हमारा इंतज़ार करिएगा अगली वीडियो का। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और अपने किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।